नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। पिछले हफ्ते हमने जीएसटी को लेकर कई शोज किए और बताने की कोशिश की कि आखिर आपकी जेब पर कितना असर होने वाला है। लेकिन आज हम आपके सवालों को शामिल करेंगे और जो सवाल आपने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजे हैं उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है हिमांशु आपका। जीएसटी को लेकर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हो रही है। फाइनली अब ये पास हो चुका है और पिछले हफ्ते भी मुझे याद है हमने शो किया था और कई चीजें आपने इसके बारे में बताई, किस तरह से जेब पर असर पड़ेगा, कैसे टैक्स प्लानिंग करनी, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। लेकिन कई दर्शक हैं जो अपने बिजनेस को लेकर चिंतित हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चिंतित हैं, उनके कुछ सिलेक्ट सवालों का आज हम शामिल करें। शुरुआत करूंगी। सबसे पहले हमें सवाल भेजा RL सोलंकी ने इंदौर से और ये जानना चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी उस पर क्रेडिट किस तरह से मिलेगा या फिर मिलेगा भी या नहीं। ज्यादा डिटेल्स तो इन्होंने अपने मैसेज में नहीं दी है, लेकिन जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर क्या सोल्यूशन है इनके लिए? देखिए, जीएसटी में पहली चीज ये है कि आप जब अपना क्रेडिट पास करते हैं तो पहले आप रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, आपने टैक्स पे किया या नहीं किया है। दूसरी चीज़, जैसा एक्साइज का आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि अगर 18% से ज़्यादा का टैक्स आपने स्लैब में है और 18 के नीचे का है। अगर 18% से ज़्यादा के स्लैब में है तो 60% का आपको इनपुट मिलेगा, और 18% के नीचे के स्लैब में है तो 40% मिलेगा। लेकिन अगर कोई गुड्स की वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है तो आप 100% क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लस आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया हुआ है, साथ के साथ आपने जो इनवॉइसिंग की है क्या उसमें प्रॉपर डिटेल और साथ के साथ जो टैक्स पे करना था वो किया है या नहीं किया। तो इसमें बहुत तरह के जो सवाल है जो इसमें आंसर नहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो इस पे उनको डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कितना डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी और डिटेल्स होती तो शायद बेहतर जवाब आपको मिल पाता। एक और सवाल है विशाल जैन का और बिहार से इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया। इनफैक्ट आप भी चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से में है। आपको कोई सवाल पूछना है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ या फिर अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ तो 78,400 और 20000 पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपका सवाल शामिल करेंगे। विशाल ने बताया है कि ये 38 ईयर्स के हैं, इनका अपना खुद का व्यापार है। आई थिंक कुछ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का ये काम करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो एक डीलर से दूसरे डीलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या फिर नहीं। हालांकि ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या ये पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं वैट को लेकर, लेकिन जो भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर जाना चाहते हैं कि टैक्स देनदारी कितनी बनेगी। तो यानी अगर एक रजिस्टर्ड डीलर एक कॉम्पोजिशन डीलर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो किस तरह की टैक्स देनदारी होती है? पहली चीज़ इस पे 12% का टैक्स है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड डीलर के साथ डील करते हैं तो आपको क्रेडिट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आप भी रजिस्टर्ड हो और वो भी रजिस्टर्ड हो। तो जो भी इनपुट का जो फ्लो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कॉम्पोजिशन वाले स्कीम भी किसी भी जो वेंडर हैं उनके साथ डील करते हैं तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है, तो उसका बेनिफिट आपको पास नहीं हो पाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वेंडर से करते हैं। साथ के साथ अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ करते हैं तब भी ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो रजिस्टर्ड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनपुट का जो फ्लो है वैसे ही बना रहेगा जो पहले था। उसमें किसी भी तरह के आपको इनपुट क्लेम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। इस वक्त फोन लाइन पर औरंगाबाद से माजिद हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग माजिद जी, आपने सवाल भेजा था, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मैडम, हमारा बिजनेस है वेस्ट इंजन ऑयल का और स्क्रैप का। अच्छा, ठीक है, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? उस पर कितना जीएसटी लगेगा वो मालूम करना था, उस पर जीएसटी कितना लगेगा? ठीक है, अभी आप बने रहिए लाइन पे। ये थोड़ा बता पाएंगे आपका एनुअल टर्नओवर कितना रहता है जो भी आप कारोबार बता रहे हैं? एनुअल टर्नओवर मैम 12 से 15 लाख के बीच में रहेंगे। अच्छा, 20 लाख से नीचे है। ठीक है, आप फोन लाइन पर बने रहिए, डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा। इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे इन्होंने बताया 10 लाख से 15 लाख के बीच में इनका एनुअल टर्नओवर रहता है। स्क्रैप का काम करते हैं और जो वेस्ट ऑयल है उसका काम करते हैं। उस पर कितनी दर लगेगी टैक्स की? पहली चीज कि इस पे 18% का है, और जो इन्होंने ऑयल बताया, इंजन ऑयल बताया, उस पे ऑयल की कैटेगरी में 18% का है। लेकिन दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि इनका जो टोटल टर्नओवर है वो 10 से 15 लाख के आसपास है। तो ये तो जीएसटी में इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 15 लाख तक आपका ऐसे ही एग्जेम्पशन आपको दिया गया है। तो इनको किसी भी टैक्स स्लैब में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि आप उस कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते हैं। तो कोई फर्क नहीं है कि वो 18% है या 20% है, किसी भी स्लैब में जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जीरो टैक्स पे चीजों को आगे लेके जा सकते हैं।
ठीक है, यानी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख की, उससे नीचे क्योंकि आपके कारोबार का टर्नओवर है, तो फिलहाल आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और दर्शक है हमारे साथ, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। हमें सवाल भेजा है वेद प्रकाश ने इलाहाबाद से, और इनका भी शायद खुद का कुछ काम है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बता रहे हैं कि इनके पास टिन नंबर पहले से है, लेकिन अब ये जीएसटी में ट्रांसफर कैसे होगा, यानी ये जो सारी बातें चल रही हैं प्रोविजनल आईडी को लेकर, उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वेद प्रकाश जी नमस्कार, थोड़ा बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में। हेलो जी वेद प्रकाश जी नमस्कार, बताइए थोड़ा अपना किस चीज का काम करते हैं आप? आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है मैम। चलिए उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जैसे आपने मैसेज में बताया कि टिन नंबर आपके पास पहले से है, तो एक्सपर्ट से क्या कंफ्यूजन है, आपको क्या पूछना चाहते हैं? चलिए शायद फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हिमांशु इन्होंने बताई है, क्या सजेस्ट करेंगे? ट्रांसफर को लेकर जानना चाहते हैं, शायद वो कुछ समय का 15 दिन का कुछ एक समय है, क्या उस दौरान किस तरह से आगे बढ़े, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? देखिए पहली चीज की अगर सर्विस टैक्स वैट या कहीं भी आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एक तो आप जीएसटी की साइट पे जाके आप ले सकते हैं खुद से, चाहें उसमें थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे। अदरवाइज कोई भी आपका जो लोकल प्रोफेशनल हो या जिससे आप कंसल्टिंग लेते हो या जिससे भी अपने पुराने बुक्स मैनेज करवाते हो, आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। कोई भी गड़बड़ होने पे अभी दिक्कत क्या आ रही है कि किसी भी तरह का बदलाव होने में परेशानी झेला जा रहा है। तो अच्छा होगा कि आप किसी प्रोफेशनल की सहायता लें जो कि हो सकता है कि जो एरर फ्री कर दे। अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको उस साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है, मेल आईडी, फोन नंबर और आधार नंबर के थ्रू आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, और वहाँ पे पैन कार्ड और कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका रजिस्टर्ड आईडी और वो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक बिजनेस के, वो डालने होते हैं और आपका प्रोविजनल आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपको या फिर आपके नियर बाय अगर कोई सर्विस टैक्स या वैट का ऑफिस है तो आप वहां भी जाके पर्सनली विजिट कर सकते हैं, और वहां से और भी जानकारी या जो उनकी सुविधा प्रोवाइडर है उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितने भी ऑथराइज्ड ऑफिसेज हैं, चाहे सर्विस टैक्स का ऑफिस है, विभाग या फिर वैट का, वहां से आप ये जो प्रोविजनल आईडी पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा, उसमें एनरोल आपको कराना होगा, और इसलिए आपकी जो मुश्किल है वो थोड़ी सी हल हो जाएगी। अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर है जोधपुर से। गुड इवनिंग अरविंद, बताइए, आपने कुछ बताया था प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ मैडम, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ऊपर रेजिडेंस है मेरा, नीचे कुछ शॉप्स बनी है 8-10। अच्छा। और उसका मेरा रेंटल इनकम आती है 2 लाख समथिंग से ज्यादा। अच्छा, तो मैडम लेकिन उसके लिए मेरे को इसे कस्टम से इस महीने किराया जीएसटी लेना पड़ेगा कि इसमें मेरे को छूट मिल? पहले ये बताइए, जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे शायद कोई शॉप है और ऊपर आप जो उसका फर्स्ट फ्लोर है उसमें आप रहते हैं, राइट? हाँ, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर कॉमर्शियल शॉप से है। ठीक है, 10 शॉप है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। हिमांशु, ये किस कैटेगरी में काउंट होगा? क्या इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शॉप चला रहे हैं और जिसका जो इनको रकम मिलती है 2 लाख के आसपास है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट से तो शायद नीचे है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 20 लाख का जो लिमिट है वो दोनों सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है और साथ के साथ जो अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी गुड्स ट्रेडिंग में है तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है। तो जैसा इन्होंने बताया कि 2 लाख के आसपास की इनकी इनकम है, तो इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इनको कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसका जो 20 लाख का बेनिफिट है आप उसको अवेल करें और आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अदरवाइज अगर आप 20 लाख के ऊपर होते तो आप पे जीएसटी लग जाता, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी, साथ के साथ 18% का टैक्स आप पे लगता। तो यहाँ पे ये चीजें इनके साथ कोई परेशानी नहीं है, ये जो एग्जेम्पशन बेनिफिट है उसका एंजॉय कर सकते हैं अभी तो ये। इनफैक्ट ये तो इनके केस में इन्होंने बताया कि उसी प्रॉपर्टी को ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें रहते भी हैं, लेकिन जो कंप्लीट कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वहां पर ये किस तरह से काम करेगा, तब कितनी टैक्स दर होगी, क्या उसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा? देखिए 20 लाख के ऊपर है तो आपको लगाना, वो तो करना ही करना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाए, क्योंकि बहुत से बिजनेस हाउसेज होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो चार्जेस लगाना ही लगाना है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लगाएंगे, तब भी आपको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन ही आपसे चार्ज करेगा और पे कर देगा। तो किसी भी सूरत में 20 लाख के नीचे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस के अगर कहीं आप पे कुछ अप्लीकेबल भी होता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो भी कंपनी होगी वो आपके कंप्लायंसेस पूरा करती है।
कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है। जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, तो कई एडवर्टीजमेंट्स भी हम देख रहे हैं टेलीविजन पे कि कई सारी कंपनीज हैं, वहां पर आपको फोन लाइन पर ही, मतलब फोन पर ही आपको किसी से मिलना भी नहीं, फोन पर पूरा गाइड किया जाएगा और प्रोसेस कैसे करना है, आपको कैसे रजिस्टर करना है, ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो क्योंकि आप काफी सारे क्लाइंट्स से मिलते भी हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एक प्रोफेशनल के थ्रू जाएं, क्योंकि जब आप किसी भी वेबसाइट और गवर्नमेंट के साथ डील करते तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना होता है। और जीएसटी एक नया है, और जीएसटी में क्या है कि आपको मल्टी लेवल इंफॉर्मेशन देने हैं। कहीं भी अगर कोई गलती हो जाती है तो अभी एडिट करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्योंकि जीएसटी अभी अपने पुराने पूरे जो 60 लाख और 70 लाख डेटा आ रहे हैं ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो उनको अभी वो मैनेज करने में लगा हुआ है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत से सुविधा प्रोवाइडर भी हैं, छोटे छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, आप उनके थ्रू करें। अगर आपके पास कोई बंदा एक्सपीरियंस है जो कि आईटी से थोड़ा सा रूबरू है और उस पर काम करता है, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके लिए आईटी एक नया सेगमेंट है और आपके लिए ऑनलाइन चीजों को करना थोड़ा सा चैलेंज है, तो मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप खुद से करें, क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो प्रोफेशनल उसका एडवांटेज लेने लगेगा और मॉडिफिकेशन तो सही बेहतर ये होगा आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। फोन लाइन पर हमारे साथ विजय जुड़ रहे हैं मुंबई से। विजय, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि पहले तो राइस मिल है मेरा बिजनेस, तो वेदर ट्रेडमार्क जो है मेरा वो 5% रजिस्टर्ड ब्रांड नेम के अंदर टैक्सेबल होगा कि नहीं? अच्छा। सेकंड पॉइंट, मैं वेट, पहले मेरा वेट रजिस्ट्रेशन था, तो वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल टू मी और नॉट, इवन इफ आई हैव अ ट्रेडमार्क और अनरजिस्टर्ड ब्रांड। तो एक बात बताइए, आपने जैसे बताया कि आप राइस बिजनेस में है, राइस मिल है आपकी, आपने प्रोविजनल आईडी बनवा लिया है अभी? क्योंकि अब तो 1 तारीख की जो डेडलाइन थी वो तो अब खत्म हो चुकी है, अब शुरू हो चुका है जीएसटी, तो क्या आपने कोई प्रोविजनल आईडी बनवाया है? हाँ, प्रोविजनल आईडी बना दिया है। बन गया है, ठीक है। हिमांशु, क्या सजेस्ट करेंगे, जीएसटी के लिए इनको रजिस्टर करना है कि नहीं? और साथ ही जैसे बता रहे हैं जो इनका कारोबार है उसका सालाना टर्नओवर इज अराउंड 3 करोड़, क्या कर सकते हैं? देखिए, चावल को जो 0% की कैटेगरी में रखा है, यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, लेकिन अगर वो पैक्ड नहीं है और किसी ब्रांड नेम और ट्रेड नेम के साथ नहीं जाता है, इन केस की अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि जीएसटी में कहा गया है कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड का सप्लायर है तो वो बिना रजिस्ट्रेशन रहे भी काम कर सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑलरेडी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए दे रखा है, अगर वो रजिस्टर्ड हो चुका है या उस प्रोसेस में है, और ये क्या करते हैं कि जब भी कोई चावल या जो इनकी व्यापार है उसको किसी पैक्ड आइटम में और अपने ब्रांड के नाम के साथ अगर ये आज की डेट में सेल कर रहे हैं, तब तो इन पे 5% जीएसटी लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई किसी तरह का कोई रिबेट नहीं है। और आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत हुई, क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, जैसा इन्होंने बताया अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ इनको दोनों कैटेगरी को इनको खुद देखना होगा कि क्या ये अभी पैक्ड आइटम में डील करते हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया कि ऑलरेडी इन्होंने अप्लाई कर रखा, बट ये इन्होंने नहीं बताया कि ये सेल कैसे करते हैं, खुद रिटेल में करते हैं या पैक्ड में करते हैं। अगर ये रिटेल में कर रहा है, कोई से ब्रांड नेम और कोई कंटेनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी पैक्ड आइटम में और कोई भी ब्रांड लगा के काम कर रहा है तो ये उसमें 5% की कैटेगरी में फॉल करता है। फिर तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो 0% टैक्स के अंदर है, लेकिन जैसे आपने क्लियरली मेंशन किया हिमांशु कि अगर वो पैकेजिंग कर रहे हैं तो 5% की दर लगेगी, अदरवाइज जो खुदरा व्यापारी है तो वहां पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं है फिलहाल, बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपना पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पैक्ड है बट उसमें कोई ब्रांड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे पैक्ड और ब्रांड हो जाता है तो उस केस में आप पे 5% का टैक्स लगेगा। यानी जितने भी अगर किसान हैं और अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में खुदरा, जैसे कि आपने कहा कि बिना किसी पैकेजिंग के अगर वो उसको सेल कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऑलराइट। हमें एक और सवाल भेजा है घनश्याम ने, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस वक्त मेरठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम जी नमस्कार, आपने सवाल भेजा था, किस चीज का कारोबार है आपका? घनश्याम जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ। नमस्ते सर, बताइए, आपने कुछ टेक्सटाइल में कुछ काम करते हैं, टर्नओवर कितना है, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए। टेक्सटाइल में मैं जॉब वर्क कर रहा हूँ, जो सूरत में साड़ी जो बनती है ना लेडीज जी की, जी उसमें जो साड़ी के ऊपर डायमंड चिपका के वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, बराबर, जॉब वर्क का।
तो उसमें मेरा वार्षिक टर्नओवर 20.25 था, तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपने वैसे अभी तक इस पर किसी से सलाह मशवरा किया, किसी एक्सपर्ट से मिले क्या आप? नहीं, किसी से नहीं मिला। ठीक है सर, बने रहिएगा फोन लाइन पे। जिन्होंने जैसे बताया है टर्नओवर जो है हिमांशु 20 लाख के आसपास ही, इनफैक्ट उससे ऊपर भी जाता है कई बार, तो इनके केस में क्या सजेशन होगा आपका, क्या कर सकते हैं? देखिए, जॉब वर्क के केस में 18% का टैक्स है। पहली चीज जॉब वर्क को क्लियर कहा गया, जिसको अगर आप देखें कपड़ा व्यापारियों ने काफी जो हड़ताल कर रखा, उनका यही मानना है कि हमारा जो पूरा सेगमेंट है वो जॉब वर्क पे डिपेंड करता है और हमारा मेजर काम जॉब वर्क का होता है। तो पहली चीज, जॉब वर्क पे 18% का टैक्स है। साथ के साथ कुछ चीजों में रियायत दी गई है, वो अलग अलग सेगमेंट में, बट ओवरऑल 18% का टैक्स दिया गया। दूसरी चीज, 20 लाख के ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको उसमें कोई किसी तरह का कोई रिबेट नहीं है, या तो कंपोजिशन स्कीम में जाए या आप फुल फ्लेजेड चले जाए। अगर 20 लाख के ऊपर है और कंपोजिशन स्कीम जाते हैं तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो अलग अलग स्लैब है वहां पे आपको, लेकिन जॉब वर्क के केस में ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। उसके लिए स्पेशल कैटेगरी है, जैसे रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए, तो ये इन पे फॉल नहीं करता है। साथ के साथ जो भी टैक्स लगेगा, अगर ये जहां पे जिसको सप्लाई देते हैं वो वहां से इनपुट ले सकते हैं, यानी कि जब आप उसको बिल दीजिएगा तो आपको अपना जो भी टैक्स है उसमें मेंशन करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो प्लस टैक्स आएगी, तो आपको उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको कोई परेशानी, रिफंड नहीं आएगा। ये कोई टैक्स रिफंड तभी होगा जब हम एक्सेस पे करते हैं या हमारा कुछ एक्सेस बन रहा है। यहाँ पे जो भी होगा इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होगा। अगर कुछ आपका निकलता है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 20 लाख के ऊपर है आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका काम नहीं। इनफैक्ट हिमांशु काफी कंफ्यूजन भी हुआ है, बिकॉज जब आप जो बता रहे हैं कि चांदनी चौक पे, इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो कारोबारी इस पर विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा कि काफी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है जॉब वर्क पे और वहां पर इतनी कह सकते हैं लिटरेसी रेट नहीं है, तो उन्होंने कहा कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसलिए ताकि सब कुछ व्हाइट में और पक्का बिल हो और कच्चा बिल, जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं, उन चीजों में थोड़ा बदलाव आए। लेकिन कोई भी रिफॉर्म जब होता है उसमें इनिशियली थोड़ा सा हिकअप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखिए, परेशानी की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई परेशानी है। परेशानी का मतलब ये होता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आए, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि जो कपड़ा व्यापार है वो पूरा कैश ड्रिवन मार्केट है, उसमें मेजर काम कैश का होता है और जो व्यापारी डील करते हैं वो कैश में ही सारी चीजें डील करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो पूरा एजेंडा है कि हम अपना टैक्स बेस कैसे बढ़ाएं, तो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए ये पूरा जीएसटी का जो पूरा नेटवर्क बनाएगा, जीएसटी नेटवर्क, उसमें सारे को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो छोटा व्यापारी है या जो जॉब वर्कर है, ठीक है, उसको हो सकता है कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हो, उसके पास चीजें जो संसाधन रिसोर्स चाहिए वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही उसमें लिबरल होने की कोशिश की है और लोगों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब तक आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे देश के लिए भी फायदा नहीं है। इसका जीडीपी अगर आप देखें तो बहुत ब्लैक ड्रिवन मार्केट है, जो कि इसमें काफी चीजें अंदर आएंगी। और जो छोटे व्यापारी हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ परेशानी हो। क्या वैट में आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे? अगर सेंट्रल एक्साइज में थे तो क्या वहां पे आप रिटर्न तो आप पहले भी दे रहे थे। चीजें ये थी कि पहले कंट्रोल नहीं थी, आप जो इन्फॉर्मेशन देते थे उसी इन्फॉर्मेशन पे आगे काम होती थी। ठीक है। जीएसटी में जो सबसे यूनिक जो फीचर्स क्या है, इसमें पूरे चेन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी एक आदमी इस चेन में आ जाता है, उसने अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो अब वो इंफॉर्मेशन इजीली ट्रैक हो सकता है कि ये नेक्स्ट बायर कौन था या उसका यूटिलाइज करने वाला कौन था, और जो आदमी नेक्स्ट लेवल पे यूज कर रहा है, क्या उसने उस प्रोडक्ट को उसी हिसाब से आगे लेके गया नहीं। यानी यहाँ पे अब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होने के चांसेस नहीं है। तो छोटे व्यापारी को जो अगर व्हाइट का काम करते हैं, क्लियर काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और नया लॉ है तो प्रॉब्लम आना ही आना है, और इतना बड़ा देश है, सब कोई एक तरह से काम नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है। रेट क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है, रिटर्न क्लियर है, लॉ में अप्रॉक्सीमेटली बहुत क्लियरिटी आ चुकी है। कुछ पॉइंट है जहां पे हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस देखेंगे, और गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव होकर बैठी है कि अगर किसी भी तरह का कोई इनपुट जो जेन्युइन है उन चीजों पे काम किया जा रहा है। तो कपड़ा वाले मैटर में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत इशू है। इशू यही है कि इस मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर से यूज टू नहीं है, साथ के साथ टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। तो ये चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2 महीने का ऑलरेडी आपको बेनिफिट दे रखा है कि आप रिटर्न फाइल करें, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ के साथ इंडस्ट्री भी बहुत
बहुत आगे आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सबको मिलके आगे आने की जरूरत है। और थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2-4-6 महीने की चीजें हैं। मार्केट में हम लोग भी बैठे हैं, हमारे जैसे बहुत ऐसे मेरे दोस्त मित्र बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जीएसटी हमारे लिए भी नया है, जितना उनके लिए नया है वो हमारे लिए भी नया है। ऐसा नहीं कि हमने कोई जीएसटी पे कोई बहुत इंफॉर्मेशन, जो मार्केट में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, लॉ के फॉर्मेट में आ रही है या सर्कुलर के फॉर्मेट में आ रही है, एफएक्यू के फॉर्म, हम उससे को ही देख के लर्न कर रहे हैं। साथ के साथ जो कुछ सीनियर लोग हैं उनसे इनपुट ले रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, तो उनको भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। जो उनसे बड़ा व्यापारी है वो उनको मेन स्ट्रीम में लाए, उनको बताए। हो सकता है कुछ बड़े व्यापारी आके उनको रिटर्न में कुछ हेल्प करेंगे। कुछ 2-4-6 महीने हम आपकी पूरी चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आगे आके थोड़ा सा ना पेन लेने की जरूरत है, लेकिन ये 2-4-6-8 महीने मैक्सिमम थोड़ा सा यहाँ पे हिकअप्स रहेंगे। एक व्हाट्सएप पर अभी सवाल आया है विमल का, और ये प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगेगा कि नहीं ये जानना चाहते हैं। इनफैक्ट एक फ्लैट इन्होंने बुक किया है और जीएसटी के बाद कितना टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी इनको देनी होगी, यानी कि दर क्या होगी, वो ये जानना चाहते हैं। देखिए, जीएसटी में अगर आप देखें तो पहले तो स्टैम्प ड्यूटी कवर नहीं है, वो बाहर है। दूसरा, अगर अभी तक क्या है कि जीएसटी में जो पूरा बिजनेस था वो कैश ड्रिवन मार्केट, ये भी है रियल एस्टेट। तो देखा जाए तो कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको जो बुकिंग कर रहे हैं उसके रेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ों का पहले इनपुट नहीं मिल पाता था, वो इनपुट आपको मिल पाएगा। तो सर्विस टैक्स एक आपका कंपोनेंट है जो कि पहले कम लगता था, वो 15% का था, उस पर आपको एबेटमेंट मिलती थी, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ हाई होने के चांसेस है, कुछ लो ही हो जाएगा, ना कि हाई होगा। और आपका स्टैम्प ड्यूटी जो पहले था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है वहां पर टैक्स की दर 12% है, तो उससे कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, टैक्स की दर में आप 12% को ना देख के हम ये देखिए कि हम इनपुट कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रेट है आप उसको कंपेयर करेंगे तो फिर आप केवल वैट को ही देख पाएंगे। हम बहुत ऐसे मटेरियल थे जिसको पहले हम यूज करते थे और उसकी इनपुट क्रेडिट इसलिए नहीं ले पाते थे क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर से साथ के साथ इनपुट क्रेडिट में कैस्केडिंग इफेक्ट था और टैक्स पे टैक्स लग जाता था। तो वो सब इम्पैक्ट आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में देखने में मिलेगा कि आपको प्राइसेस डाउन होंगे, कुछ ना कुछ प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और बहुत जो पूरा चेन है अब वो ट्रांसपेरेंट होने की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको जो बेनिफिट आपको अवेल कर रहा है, आप वो बेनिफिट आगे भी देना पड़ेगा, क्योंकि एंटी प्रॉफिटेरिंग का भी क्लॉज है, साथ के साथ बहुत कंपटीशन है। तो सामने वाला अगर सेम प्राइस पे और सेम फ्लैट सेम क्वालिटी में अगर 5,000 रुपये दे रहा है तो आपको भी उस रेट के आसपास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 6,000 में बेचेंगे और उसका जो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि रेट थोड़े से इसमें करेक्ट होने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कई और सवाल हैं, दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं, जल्द लौटते हैं। बैक, आप देख रहे हैं मनी ग्रुप Q&A स्पेशल। आज टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं और कई दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल अब तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल है अरविंद अग्रवाल का और ये पेशे से एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस पर भी 3% की दर से अब ज़्यादा आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा 1 जुलाई से, जो नई दरें हैं 18% की दर है। तो ये जानना चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या उनके कमीशन पर थोड़ा प्रेशर दिखेगा, क्या होगा उनका? इंश्योरेंस एजेंट की केस में क्या होगा कि अब जो पहले टैक्स 15% का था वो 18% का हो गया, यानी कि जो आपको कमीशन चार्ज करेंगे अगर इन केस के आपकी जो इनकम है टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर है तभी आप पे अप्लीकेबल होगा। साथ के साथ जो पहले जो रेट था 15% था अब वो 18% होगा। तो नो डाउट कि अब जो सर्विस है वो 3% से आपको इंक्रीज कर जाएगा। बट इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है ये उनके लिए कॉस्टिंग है, रिसीवर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बट एजेंट जो है वो एक कंपनी और एक जो खरीदार है उसके बीच में होता है, इसलिए शायद वो
पूछना चाहते हैं कि अगर जो शेल आउट करे, सपोज अगर मैं कोई पॉलिसी लेती हूँ तो मुझे 3% ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ रहा है, तो उससे एजेंट की इनकम पे कितना असर होगा? एजेंट की इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आना है, क्योंकि जो बायर है उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। जो पहले 100 पे पर क्या इससे नंबर ऑफ पॉलिसीज जो बिकती हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि महंगी हो जाएंगी पॉलिसी? महंगी तो हो जाएंगी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक नेसेसिटी है। साथ के साथ आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन लेने के लिए आपको उसको अवेल करना ही पड़ता है, तो उस नंबर में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन जो कमीशन एजेंट है उसके जो पूरा इनकम स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनको उस 8% से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर वो ज्यादा इनकम अर्न करते तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो कंपनी है या इंश्योरेंस है या जो भी दूसरी कंपनी है, वो उस पर 18% देगी, तो आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला। आप उसका कोई आपके इनकम में किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस्टिंग या तो इंड यूजर को वो महंगा पड़ेगा, और साथ के साथ जो प्रोसेस कंपनी है उनको उसका कलेक्शन होगा वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है कपिल का, और दिल्ली से इनका सवाल है, ये नर्सिंग बिल्स जो हैं, यानी कि शायद इनका कोई नर्सिंग होम है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि फिलहाल दवाइयों को तो जीएसटी के दायरे से अलग रखा गया, उन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो टीपीए है और बाकी जो सर्विसेज होती है, यानी जो टेस्ट होते हैं नर्सिंग होम के अंदर, जो मेडिसिन होती हैं, उस पर क्या किस तरह का टैक्स लगेगा इनके लिए, क्योंकि शायद इनका खुद का कारोबार है, इनके लिए क्या सेम रूल लागू करेगा यहाँ पर? नहीं, हेल्थ केयर को तो बाहर रखा गया। पहली चीज, हेल्थ केयर पे कोई परेशानी नहीं आनी है, हेल्थ केयर अभी भी एग्जम्पशन है। बट क्या है कि जो टेस्टेड है, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत तरह के जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, अच्छा। वो महंगे हो जाएंगे। जैसे डायलिसिस किसी का चल रहा है और डायलिसिस के लिए इक्विपमेंट लगता है, वो इक्विपमेंट महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो उसके चार्जेस थे वो 15% पे आते थे, अब 18% पे आएंगे। एक्सरे मशीन जो है उसकी चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मशीन की जो सर्विसेज हैं वो चार्ज किए जाते हैं। आप तो वो जो छोटे सर्विसेज हो गए, जो कंपोजिशन महंगे, अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो केवल हॉस्पिटल का ही पैसा नहीं होता है। अस्पताल में केवल ये नहीं कि आप केवल अस्पताल में जा रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि महंगे हो जाएंगे। बाकी जो तो जो ओनर है, जो इस नर्सिंग होम को चला रहे, जैसे कि कपिल ने पूछा है, तो वो उनकी जो भी एनुअल इनकम है, क्या वहां पर भी ये 20 लाख की लिमिट लागू करेगी? 100%। ठीक है, ठीक, वो लिमिट लागू हो गया आप पे। चलिए, आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया हिमांशु आपका, जीएसटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपने दिए। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।